हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं प्राचीन इतिहास से, जो कि है ब्राह्मण साम्राज्य है। इससे पहले मैंने मौर्य साम्राज्य तक सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक, तो ये हमारी वीडियो का पार्ट 8 है। पार्ट 7 तक मैंने करा दिया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बात करते हैं पहले ब्राह्मण साम्राज्य में कितने वंश थे। तो ब्राह्मण साम्राज्य में 3 वंश थे। एक तो शुंग वंश, एक कण्व वंश, एक सातवाहन वंश। तो बात करते हैं ब्राह्मण जो साम्राज्य था वो मौर्योत्तर काल ही था। ठीक, उस टाइम पे मौर्योत्तर काल ही चल रहा था। मौर्योत्तर काल मतलब जो मौर्य साम्राज्य के बाद का टाइम और गुप्त साम्राज्य के पहले का टाइम, मतलब इनके बीच का टाइम। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था। ठीक, तो वो था पुष्यमित्र शुंग। तो दोस्तों इसे ध्यान रखना, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, यह ब्राह्मण जाति का था। नेक्स्ट, पतंजलि कौन था। ठीक, तो पतंजलि था पुष्यमित्र का पुरोहित। ठीक, तो मतलब इसके दरबार में रहता था, पुष्यमित्र के दरबार में रहता था पतंजलि। ठीक, पतंजलि का तुम्हें एक दर्शन पता ही होगा, योग, जो कि योग के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि। नेक्स्ट, सांची का स्तूप कहाँ है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में। तो सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। ठीक, और बात की जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, वो करवाया था अशोक ने। ठीक, और उसके बाद इसे नष्ट कर दिया पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक, और फिर पुनः निर्माण करवाया किसने, अग्निमित्र ने, जो कि शुंग वंश का दूसरा शासक था। नेक्स्ट, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक, तो वो था देवभूति। ठीक, तो बात की जाए इसकी हत्या जो वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में कर दी। ठीक, तो इसे भी ध्यान रखना। बात की जाए जो वासुदेव था उसने नया वंश स्थापित किया जिसका नाम पड़ा कण्व वंश। ठीक, तो बात की जाए कण्व वंश का संस्थापक कौन था, वो था वासुदेव। नेक्स्ट, कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था, तो वो था सुशर्मा। ठीक, और बात की जाए सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। तो सुशर्मा की हत्या किसने की, सिमुक ने। उसके बाद सातवाहन वंश की स्थापना हुई, जिसका सातवाहन वंश का संस्थापक कौन बना, सिमुक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बात करते हैं सातवाहन वंश की। ठीक, तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था सिमुक। ठीक, ध्यान रखना, सिमुक। ठीक, और सातवाहन वंश को ही आंध्र वंश भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखना, आंध्र वंश। नेक्स्ट, सातवाहन वंश के प्रमुख साहित्यकार कौन थे। ठीक, एक था हाल, दूसरा गुणाढ़। ठीक, बात की जाए हाल की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, वो थी गाथा सप्तशती। इसे ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है गाथा सप्तशती के लेखक कौन है, तो वो है हाल, जो कि सातवाहन वंश के साहित्यकार थे। नेक्स्ट, गुणाढ़ की जो पुस्तक थी वो थी बृहद कथा। इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीसा के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए। ठीक, तो सीसा के जो सिक्के थे वो सातवाहन वंश के शासकों ने ही चलाए थे, और इन्होंने और भी बहुत सारे सिक्के चलाए थे। वो थे कौन कौन से, एक तो चांदी, फिर तांबे, फिर सीसा, फिर पोटी, फिर कांसा। नेक्स्ट, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण और अमरावती कला का विकास किसने करवाया। ठीक, तो वो भी सातवाहन वंशों के राजाओं ने करवाया था। ठीक, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण और अमरावती कला का भी विकास इन्होंने ही करवाया था। नेक्स्ट, किस राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। ठीक, तो वो सातवाहन राज्य ने किया। ठीक, तो बात की जाए कि सातवाहन जो राज्य था उसका समाज कैसा था, तो उसका जो समाज था वो था मातृतंत्रात्मक। मातृतंत्रात्मक का मतलब होता है जहाँ माताओं की चलती है, मतलब वहाँ महिलाओं की चलती थी, जैसे हमारे घर में हमारे फादर यानी पिता की चलती है। नेक्स्ट, तो दोस्तों एक राजवंश और आया, चेदी। ठीक, तो ये जो चेदी राजवंश था ये कलिंग में था। ठीक, कलिंग जो स्थान था जहाँ का राजा एक खारवेल था, जो कि बहुत फेमस था। तो बात की जाए अशोक की मृत्यु के बाद, ठीक, अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इससे पहले अशोक का वहाँ राज्य था। ठीक, क्योंकि अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ठीक, इसकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख। इसे भी ध्यान रखना, हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट, हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना, भुवनेश्वर। बात की जाए भुवनेश्वर कहाँ है, तो वो उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी ही भुवनेश्वर है। नेक्स्ट, चेदी वंश का प्रतापी शासक कौन था, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। चेदी वंश का जो प्रतापी शासक था वो था खारवेल। ठीक, और बात की जाए यह जैन धर्म का अनुयायी था, इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब बात करते हैं दोस्तों भारत के यवन राज्य। ठीक, जिन्हें कह सकते हैं हम भारत में विदेशी शक्तियों का आक्रमण, मतलब भारत में जो विदेशी वंश थे वो कौन थे। ठीक,
तो बात की जाए यह मौर्योत्तर काल चल रहा है, तो ये भी मौर्योत्तर काल ही चल रहा है। ठीक, तो ये भी पता होना चाहिए कि मौर्योत्तर काल कौन सा था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों को यही नहीं पता कि मौर्योत्तर काल क्या है। तो बात की जाए मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बीच के काल को मौर्योत्तर काल कहते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया है आपको। नेक्स्ट, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या था, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखना। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि विदेशी जो आक्रमणकारियों का क्रम क्या था। तो फर्स्ट थे हिंद यूनानी, सेकंड शक, थर्ड पहलव जिन्हें पार्थियाई भी कहा जाता है, फोर्थ कुषाण। एक क्वेश्चन ये भी बनता है सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी कौन था, इसे भी ध्यान रखना, वो था एंटिओकस प्रथम, एंटिओकस प्रथम। अब बात करते हैं हिंद यूनानी। ठीक, इन्हें बैक्टीरिया भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखना, बैक्टीरिया। नेक्स्ट, बैक्टीरिया के किस शासक ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया? ठीक, तो वो क्या था? डेमीट्रियस, इसे ध्यान रखना, डेमीट्रियस। नेक्स्ट, भागवत धर्म का प्रचार किसने किया? ठीक, तो वो क्या था? हेलियोडोरस ने। ठीक, तो हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ लेख का निर्माण करवाया जिसमें भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों इसे जरूर याद रखना, गरुड़ स्तंभ लेख का निर्माण किसने करवाया? हेलियोडोरस ने। ठीक, जिसमें भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। ठीक, इसे ध्यान रखना, भागवत धर्म का उल्लेख किसमें मिलता है? गरुड़ स्तंभ लेख में, और उसका निर्माण करवाया हेलियोडोरस ने, जो कि एक हिंद यूनानी शासक था। नेक्स्ट, मिनांडर कौन था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनांडर हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रतापी शासक था, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट, मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? तो वो ली थी नागसेन, जिन्हें नागार्जुन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वह कौन सी पुस्तक है जिसमें मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर का वर्णन किया गया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। तो वो थी पुस्तक मिलिंद पन्हो। ठीक, या कह दो मिलिंद प्रश्न। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तरों का वर्णन किया गया है। तो वो है मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। तो बात की जाए किसने चलवाए? हिंद यूनानियों ने, और इन्होंने ही पर्दा प्रथा का प्रचलन शुरू किया। तो पर्दा प्रथा का प्रचलन शुरू किसने किया? हिंद यूनानियों ने। ठीक, बात की जाए पर्दा प्रथा को क्या कहा जाता था? यवनिका, यवनिका कहा गया पर्दा प्रथा को। नेक्स्ट, अब बात करते हैं दोस्तों शक की। ठीक, तो शक जो थे वो चारागाह की खोज में गोलन दर्रा से भारत आए थे। तो चारागाह की खोज में शक भारत आए थे, इसे ध्यान रखना। शकों की कितनी शाखाएं थी? तो वो थी 5 शाखाएं। ठीक, तो 5 शाखाओं में बटे थे शक। ठीक, और क्षत्रप किसे कहते हैं? क्षत्रप भारत में शक राजाओं को ही क्षत्रप कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट, प्रथम शक राजा कौन था? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम शक राजा कौन था? मो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से शुरू हुआ? तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान रखना। तो विक्रम संवत जो शुरू हुआ वो हुआ 58 ईसा पूर्व। ठीक, और इसे मालव संवत भी कहते हैं, इसे भी ध्यान रखना। अब बात की जाए ये शुरू किस लिए हुआ, कैसे हुए? तो 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली, तभी से यह नया संवत शुरू हुआ। ठीक, तो कैसे हुआ? जो उज्जैन का जो स्थानीय राजा था उसने शकों को हरा दिया। ठीक, यानी भारत से उन्हें भगा दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली, तभी से यह नया संवत शुरू हो गया। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि कितने लोगों ने धारण की है? तो इसे भी ध्यान रखना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। और बात की जाए सबसे विख्यात यानी सबसे फेमस उपाधि वाले राजा का नाम बताइए। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। ठीक, तो सबसे अधिक जो फेमस राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश का। नेक्स्ट, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो दोस्तों इसे ध्यान रखना, तो वो था रुद्रदामन प्रथम। नेक्स्ट, जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो दोस्तों इसे ध्यान रखना जरूर, जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो वो रुद्रदामन प्रथम का ही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पार्थियाई या पहलव भी कह सकते हैं इन्हें। तो सबसे प्रसिद्ध राजा तो वो था गोंडोफनीर्स, गोंडोफनीर्स। ठीक, और इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस जो कि ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत आए थे। ठीक, और इनका मूल स्थान कहाँ था? ईरान। बस इतना ही ध्यान रख लेना, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कुषाण। ठीक, तो कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुजुल कड़फिसेस, कुजुल कड़फिसेस। ठीक,
और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना, कनिष्क। ठीक, तो कनिष्क कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक। नेक्स्ट, सबसे पहले भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो चलवाए थे कुषाण वंश के विम कड़फिसेस ने। और दोस्तों इससे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो वो चलवाए थे हिंद यूनानियों ने। और बात की जाए सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो वो कुषाण वंश के राजाओं ने चलवाए। और बात की जाए कौन सा राजा था, तो विम कड़फिसेस। ठीक, और इसे कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसे? विम कड़फिसेस को। नेक्स्ट, वर्तमान में प्रचलित कौन सा कैलेंडर है? तो दोस्तों इसे ध्यान रखो, ये आपको वैसे पता ही होगा। तो वो जो कैलेंडर है हमारा जिसे हम यूज करते हैं वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक, जो कि ईसाई धर्म से संबंधित है। और बात की जाए यह शक संवत पर भी आधारित है, इसे भी ध्यान रखना। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा वर्तमान में जो कैलेंडर है वो किस संवत पर आधारित है, तो वो है शक संवत पर आधारित। नेक्स्ट, शक संवत कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने बताया है कि विक्रम संवत कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। तो अब बात करते हैं शक संवत कब शुरू हुआ था। तो वो हुआ था 78 ईस्वी में। ठीक, तो कनिष्क 78 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था, तभी से यह संवत शुरू हुआ। ठीक, तो कनिष्क जो था राजा कुषाण वंश का, वो 78 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था, तभी से यह नया संवत स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो वो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक, और बात की जाए चौथी बौद्ध संगीति के बाद ही जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक, तो महायान का ही अनुयायी था कनिष्क। और इससे पहले मैंने बताया कि तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में शुरू हुई, और दूसरी कालाशोक के शासनकाल में, और फर्स्ट अजातशत्रु के शासनकाल में शुरू हुई। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो वो कनिष्क ने ही चलवाए थे। ठीक, और कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहते हैं, तो दोस्तों इसे भी ध्यान रखना कि कनिष्क को क्या कहते हैं? द्वितीय अशोक। नेक्स्ट, चरक संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो चरक संहिता के पुस्तक के लेखक हैं चरक। ठीक, बात की जाए कौन थे? कनिष्क का राजवैदी था। नेक्स्ट, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन को कहा जाता था। बात की जाए इनकी एक पुस्तक है माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक सूत्र। ठीक, और इसी में ही सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नेक्स्ट, बौद्धों का रामायण किस पुस्तक में है? ठीक, तो वो है बुद्ध चरित्र में। और इसके बात की जाए इस बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो वो है अश्वघोष। ठीक, जो कि कनिष्क के राजकवि थे। नेक्स्ट, कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन थे? कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन थे? ठीक, तो वो थे वासुदेव। ठीक, इसे ध्यान रखना, वासुदेव कुषाण वंश के अंतिम शासक। ठीक, और कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासक कौन थे? ठीक, तो वो थे कुषाण वंश के राजा ही थे। तो दोस्तों यही थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।